नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से और 100% सही तरीके से बताऊंगा कि बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ कि बीए परीक्षा में किस तरीके से आपको क्या करना है और किस तरीके से आपको बीए परीक्षा में बिना पढ़े पास होना है। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में वो भी प्रैक्टिकल तरीके से जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं एग्जाम को लेकर के, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी दिक्कत है, क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी समस्या ये है कि कल आपका एग्ज़ाम है लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया हुआ है, किसी भी कारण से आपने तैयारी नहीं किया हुआ है, तो ये आपकी समस्या हो सकती है। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आपको प्रश्न का उत्तर याद नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपने जो है प्रश्न का उत्तर याद नहीं किया हुआ है। या फिर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है। या फिर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आपको लिखने का तरीका पता नहीं है। तो लिखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगली समस्या ये हो सकती है कि आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उससे आपको डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी तो आपने किया नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कि किस तरीके से आपको क्या करना है ताकि आप बीए एग्जाम में बिना पढ़े पास हो जाए। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको दो चीज़ें जानना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो एग्जामिनर होते हैं, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो क्या देखते हैं और क्या देख करके नंबर देते हैं। क्योंकि जो भी आपकी कॉपी होगी, कॉपी को देख करके एग्जामिनर नंबर कैसे देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी कॉपी होती है, जिस पे आप लिखते हैं, जिस पे आप एग्जाम देते हैं, अगर आप कॉपी भरना सीख लें या फिर किसी भी तरीके से अगर आप कॉपी के अंदर लिखना सीख लें, बना बना करके लिखना सीख लें, तो आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर क्या देखता है कॉपी में और क्या देख करके नंबर देता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर होते हैं, किसी भी कॉपी में सबसे पहले आपकी जो हैंडराइटिंग होती है, यानी कि जो आपकी लिखावट होती है, कोई भी एग्जामिनर कॉपी में सबसे पहले आपकी लिखावट देखता है, यानी कि आपकी हैंडराइटिंग देखता है, और आपकी हैंडराइटिंग के अनुसार ही वो क्या करता है, वो आपको नंबर देता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो आपका एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर क्या देखता है, हेडिंग और पॉइंट देखता है। यानी कि जो भी आप आंसर लिखते हैं, आंसर के अंदर जो आप हेडिंग लिखते हैं, जो पॉइंट लिखते हैं, उस हेडिंग और पॉइंट को देख करके जो एग्जामिनर होते हैं नंबर देते हैं। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो लिखने का तरीका है, अगर आपने सही तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका तरीका है लिखने का, अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो आपको दोस्तों नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद अगली बात ये आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका प्रश्न होता है, आपने उस प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना है। 3 से 4 पेज का मतलब है कि दोनों साइड मिला करके आपको कम से कम 8 पेज, यानी कि 8 पेज में आपको लिखना है, यानी कि 3 से 4 पन्ना में आपको लिखना है। उसके बाद पांचवी बात आपको ध्यान देना है कि जो भी गलतियाँ होती है एग्जाम में, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं सबसे पहले आपकी लिखावट देखेंगे, उसके बाद हेडिंग और पॉइंट को देखते हैं, फिर आपका तरीका देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखा है वो देखेंगे, उसके बाद आपने क्या गलतियाँ करी हुई है, कितना काट पीट हुआ है, कितना गलतियाँ हुआ है उसको भी देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में दोस्तों ये देखते हैं कि कितने प्रश्न आपने किए हैं और कितने प्रश्न आपने छोड़े हैं। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी देखते हैं, कॉपी चेक करके नंबर देते हैं, तो कॉपी में क्या क्या सही होना चाहिए। सबसे पहले आपका लिखावट सही होना चाहिए, हेडिंग और पॉइंट सही होना चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए, प्रश्नों का उत्तर सही होना चाहिए, और कितनी गलतियाँ हुई ये भी ध्यान देना है, और कितने प्रश्न आपने किए भी ध्यान देना है। तो मैं आपको इसलिए बताया हूँ ताकि आगे जो मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ इसी पे आधारित होगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग ये समझते हैं कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी आपने नहीं किया हुआ है, अगर आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि एग्जामिनर नंबर कैसे देता है, आपको लिखावट सही करना है, हेडिंग और पॉइंट ध्यान देना है, लिखने का तरीका देखना है। अब आगे दूसरी बात ये है कि जो भी गलती एग्जाम में होता है, बीए एग्जाम में जो भी गलतियाँ होता है, वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिसे आपको एग्जाम में नहीं करना है और उन गलतियों से आपको बच के रहना है। मैं आपको सबसे पहले उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बीए एग्जाम में आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको उन गलतियों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप उन गलतियों को देख लीजिए जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पहली गलती के बारे में बता दूँ जो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो प्रश्न संख्या लिखते हैं तो कॉपी की जो पहली लाइन होती है फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत तरीका है। एग्जाम में आपको जो फर्स्ट लाइन होती है,
फर्स्ट लाइन में आपको ना तो खंड संख्या लिखना है और ना ही आपको प्रश्न संख्या लिखना है। आपको जो भी लिखना है सेकेंड लाइन से आपको लिखना स्टार्ट करना है, कि जो लाइन दूसरी होती है दूसरी लाइन से आपको लिखना शुरू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न संख्या लिखा गया है फर्स्ट लाइन से लिखा गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत तरीका है। तो एग्जाम में आपको फर्स्ट लाइन से कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग तो सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे इस तरीके से स्टार 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 बनाया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है कोष्टक में बंद किया हुआ है और आगे यहाँ पे तीर का निशान बनाया हुआ है। तो एग्जाम में आपको कुछ बातें ध्यान देना है। आपको जो है इस तरीके से ना तो प्रश्न संख्या लिखना है फर्स्ट लाइन में और ना ही यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग लिखते समय इस तरीके से नीचे आपको स्टार बनाना है। ये बिल्कुल भी गलत तरीका होता है। अब दोस्तों अगली गलती मैं आपको बता दूँ जो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगली गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो कॉपी लिखते हैं या फिर कॉपी के अंदर जो भी लिखते हैं आंसर, उसमें कोशिश करते हैं कि जो भी शब्द होता है शब्दों को बहुत ही दूर दूर लिखते हैं, यानी कि एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही दूर दूर शब्दों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी है बहुत ही दूर दूर शब्दों को लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको शब्दों को जो है इतना दूर दूर आपको नहीं लिखना है, इतना गैप आपको कॉपी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप इतना गैप छोड़ेंगे तो जो एग्जामिनर होते हैं समझ जाएंगे कि आपने जो है कॉपी भरने के लिए बस इस तरीके से लिखा हुआ है, आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इतना गैप जो है अपने कॉपी के अंदर नहीं छोड़ना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो ये सारी गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद आगे मैं आपको बता दूँ जो गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो भी अक्षर लिखते हैं इस तरीके से शब्दों को तिरछा करके लिखते हैं। इस तरीके से आपको तिरछा करके नहीं लिखना है, ये भी गलत तरीका होता है। अब दोस्तों अगली गलती आप समझ लीजिए ताकि आगे आपको काम करेगा। अगली गलती ये है कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें शब्द के ऊपर की जो लाइन होती है, जो ये लाइन होती है जो ऊपर से आप खींचते हैं, इसको दोस्तों बिल्कुल सीधे सीधे खींचना है, बिल्कुल सही तरीके से खींचना है। इसको टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं खींचना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी शब्द लिखा हुआ है शब्दों के ऊपर की जो लाइन है टेढ़ा मेढ़ा करके खींचा हुआ है, तो इस तरीके से आपको नहीं खींचना है, ये भी गलत तरीका होता है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में लिखने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा हुआ है शब्दों को लाइन के नीचे लिखा हुआ है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है, ये भी आपका गलत तरीका है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो भी आपका खंड होता है, आपको पता है कि बी एग्जाम में खंड क, खंड ख और खंड स 3 खंड होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब खंड क लिख लेते हैं और जब खंड ख शुरू करना होता है तो क्या करते हैं कि जिस पेज पे उनको जगह मिलता है उसी पेज से खंड ख शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, गलत तरीका है। जो भी आपको नया खंड स्टार्ट करना है, नया खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी आपका खंड होता है यहाँ पे अगर जगह मिलता है तो उसी पेज से आपको नहीं शुरू करना है, नया खंड आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। अब दोस्तों अगली बात जो आपको ध्यान में रखना है, आपको जो है पेन का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है। जो भी आपका पेन होता है जिससे आप लिखते हैं एग्जाम में, आपको ऐसे पेन या फिर ऐसे स्केच का उपयोग नहीं करना है जिसकी स्याही दूसरे पेज पे उतरती हो। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाईलाइट करने के लिए या फिर आकर्षण बनाने के लिए, हेडिंग अच्छे से दिखने के लिए वो क्या करते हैं कि या तो जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे मार्कर या फिर ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं पेज के दूसरे साइड जो होती है उसकी स्याही उतर जाती है और दूसरे साइड जो है भी वो भी उतर जाती है। यानी कि दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं वहाँ पर भी स्याही उतर जाती है, छप जाती है, जिसकी वजह से दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेज के दूसरे साइड पर जो उसकी स्याही है यहाँ पर फैल गई है और इस साइड के अक्षर को भी ख़राब कर दी है। तो एग्जाम में आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जिसकी स्याही चारों तरफ ना फैले। उसके बाद बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि शब्दों को बड़ा बड़ा लिखते हैं। इस तरीके से आपको शब्दों को बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ये भी गलत तरीका है। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में लिखते समय जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो इस तरीके से काटपीट करते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से काटपीट नहीं करना है। अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको क्या करना है, बीच से एक बार इस तरीके से खींच करके या फिर एक बार इस तरीके से मार करके छोड़ देना है। एग्जामिनर समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस तरीके से गलती हुआ है। अगर आप इस तरीके से काटपीट करेंगे तो इससे क्या होगा, कापी आपका खराब हो जाएगा, राइटिंग भी खराब हो जाएगा। तो एग्जाम में ये गलतियाँ पहले मैंने आपको बताया इसलिए ताकि एग्जाम में ये सारी गलतियाँ नहीं करना है। अब दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है। पहले लिखने का सही तरीका देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों लिखने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी के अंदर आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ करके सबसे पहले आपको खंड क लिखना है, जो भी आपका खंड क है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद नीचे आपको 2 लाइन छोड़ करके जो भी आपका प्रश्न का उत्तर है, इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे ना तो आपको
आपको स्टार बनाना है और न ही यहाँ पे तीर का निशान बनाना है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये बिल्कुल सही तरीका है। सबसे पहले ऊपर से एक लाइन छोड़िए, फिर खंड संख्या लिखिए, फिर 2 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए, फिर 2 लाइन छोड़ करके उसका आंसर जो भी हेडिंग है उसको लिखिए। और हेडिंग भी किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखना है और नीचे इस तरीके से आपको जो है लिखते जाना है। इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपको लिखना है, ये बिल्कुल सही तरीका होता है लिखने का। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पे तीर का निशान आपको नहीं बनाना है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह को आपको लगाना है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग देना है और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम में बिना पढ़े कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो दोस्तों किसी भी आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी आंसर में कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले जो आपका पहला हेडिंग रहेगा, या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो अवधारणा लिखेंगे, या फिर परिभाषा लिखेंगे। यानी कि इन पांचों में से कोई एक सबसे पहले लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा हेडिंग रहेगा, फिर यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग रहेगा, फिर चौथा हेडिंग, फिर पांचवा हेडिंग, फिर छठा हेडिंग, फिर सातवां हेडिंग। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये लॉन्ग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको कम से कम 6 से 7 हेडिंग देना है और इसके अंदर कम से कम 6 से 7 या फिर 8 या फिर 10 आपको पॉइंट देना है। यानी कि 6 से 7 आपको मेन हेडिंग देना है और कम से कम 5 या 6 आपको पॉइंट लिखना है। उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है ज़्यादा नंबर देगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष या फिर उसका विश्लेषण जरूर लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, अवधारणा, परिभाषा, इन पाँचों में से कोई एक लिखना है। और फिर प्रश्न के अनुसार आपको बीच बीच में हेडिंग लिखना है, पॉइंट लिखना है और लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में यहाँ पे आपको निष्कर्ष लिखना है या फिर यहाँ पे आपको विश्लेषण लिखना है। अब दोस्तों आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको बिना पढ़े आंसर लिखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई आपके सामने कोई प्रश्न आ गया एग्जाम में जिसका आंसर आपको पता नहीं है लेकिन आपको लिखना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया कि भारतीय समाज में परिवर्तन की नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय समाज है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो नवीन परिवर्तन हो रहा है, उसकी क्या प्रवृत्ति है उसकी विवेचना करना है। एक बार और देख लीजिए, भारतीय समाज में परिवर्तन की नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं लेकिन इसका आंसर आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने प्रस्तावना लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय समाज में परिवर्तन की नवीन प्रवृत्ति, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे दोस्तों जो भारतीय समाज है, आपको भारतीय समाज के बारे में जो भी पता है, जैसे भारतीय समाज के अंदर लोगों का रहन सहन क्या है, लोगों का खान पान क्या है, धार्मिक चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं या फिर जनसंख्या वृद्धि जो है, इस सारी चीज़ों को लेकर के, यानी कि भारतीय समाज जो यहाँ पे दिख रहा है, भारतीय समाज को लेकर के आपके दिमाग में भारतीय समाज में जो भी आप देख रहे हैं, अपने समाज में, अपने आसपास आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शब्दों को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है भारतीय समाज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप भारतीय समाज को लेंगे और भारतीय समाज को लेकर के यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ। ये जब हेडिंग आप बना लेंगे तो उसके बाद आगे आपको क्या करना है, भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर 1 करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप नंबर 1 करके यहाँ पे आप नंबर 1 करके लिख सकते हैं धार्मिक समस्याएं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं धार्मिक परिवर्तन या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं धार्मिक परिवर्तन। इस तरीके से आप करके देखिए ध्यान से, इस तरीके से आप लिख सकते हैं धार्मिक परिवर्तन, यानी कि जो भी धर्म के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो रहा है इसको लेकर के लिख सकते हैं। या फिर ये ना लिख करके अगर आप इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि भारतीय समस्याओं या फिर भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी प्रवृत्तियों में आप लिख सकते हैं कि जो भारत है उसके अंदर कौन कौन सी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनसंख्या को लेकर के, यानी कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय जनता है उसके अंदर जो जनसंख्या है, ठीक है, यहाँ पे आप जनसंख्या के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय समाज में परिवर्तन की नवीन प्रवृत्तियाँ, तो भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर के, कृषि को लेकर के, तो उसके बारे में आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उसको लिख देना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसके बारे में
आपको देखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के अवरोधक तत्वों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट देखना है। पॉइंट क्या देखना है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकीकरण आपको यहाँ पे जो शब्द मिला है, जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण। अब यहाँ पे राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर के आपको ये ध्यान देना है कि भारत में जो झगड़े हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही है, लोगों में जो मतभेद हो रहे हैं, भारत में किस तरीके से एकीकरण हो सकता है, यानी कि लोग कैसे मिल करके रह सकते हैं, मिलजुल करके रह सकते हैं। यानी कि आपको एक बार ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको बना के लिखना है। अगर आपको बनाने का तरीका पता चल गया, तरीका क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको एक एक शब्दों के बारे में अच्छे तरीके से चिंतन करना है, आपको सोच विचार करना है, और सोच विचार करके उसके बारे में आपको जितना आ रहा है बना के लिखते जाना है। उससे मिलता जुलता आपको लिखते जाना है, मिलते जुलते ही आपको लिखना है। ये नहीं देखना है कि उससे सटीक क्या आंसर होगा, सटीक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको मिला जुला के जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको मिला जुला के जो है कि लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर मान लीजिए आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है परिचय। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। मैंने आपको बताया जो पाँचों में से कोई एक लिखना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे परिचय लिखना है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था भारत की जनसंख्या, यानी कि भारतीय जनसंख्या के बारे में लिखना है, भारत की जनसंख्या के बारे में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत की बढ़ती जनसंख्या से बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पे परिचय लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप भारत की, या फिर लिख सकते हैं भारतीय जनसंख्या नीति। यानी कि आपको क्या करना है, आपको बना करके भारतीय जनसंख्या नीति, इस तरीके से आपको हेडिंग सबसे पहले अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि हेडिंग अच्छा रहेगा तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा भारतीय जनसंख्या नीति। अब यहाँ पे क्या करना है, जनसंख्या के बारे में आप लिखिए कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्या हो सकती है। जनसंख्या बढ़ने से लोगों को खाने के लिए जो है कि अनाज अच्छे से नहीं मिल पाएगा, लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो है कि समस्याएं होगी, स्वास्थ्य अच्छे से नहीं मिल पाएगा, उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो है कि जलवायु को लेकर के, वाहन को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के, जो भी आपका चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे आप लिख दीजिए कि भारतीय जनसंख्या नीति क्या हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं समस्याएं। यहाँ पे हेडिंग अगला डाल सकते हैं समस्याएं, और समस्याएं डाल करके यहाँ पे सबसे पहले समस्याएं में इस तरीके से करके, और यहाँ पे लिख सकते हैं पहली समस्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि खाद्य समस्याएँ। ठीक है, यहाँ पे खाद्य समस्याएं, यानी कि जो खाने पीने की जो समस्या है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आगे ये लिख करके फिर उसके बाद आगे जो है कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं वाहन असुविधाएं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बना करके जो है कि हेडिंग किस तरीके से बनाना है, और उससे मिलता जुलता आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं स्वास्थ्य समस्याएं, इस तरीके से आपको लिखना है स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि जो भी आपका स्वास्थ्य है उसके अंदर क्या समस्याएं हो सकती है, इस तरीके से आपको स्वास्थ्य समस्या अगला हेडिंग लिखना है, और इसके अंदर आपको बना करके इस तरीके से लिखना है। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी के अंदर से आपको जो है कि एक ऐसा शब्द लेना है जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हो, और उसी से मिलता जुलता आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है आपको बना करके सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, 2 लाइन छोड़ करके परिचय लिखना है, प्रस्तावना भूमिका जो भी वो लिखना है, और बना करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगली वीडियो में आपको एक नए टॉपिक पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है